जरा सोचिए कि आपको 2000 साल पुरानी कोई आयुर्वेदिक दवा चाहिए और वो पिज्ज़ा डिलीवरी की रफ्तार से आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन 13 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डाइजेस्ट को देखने के बाद ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक हकीकत बन गई है। आज की इस डीप डाइव में हमारा मकसद सिर्फ दिन भर की खबरें पढ़ना नहीं है। सही कहा। मतलब हमें इन अलग अलग दिखने वाली खबरों के बीच की कड़ियों को जोड़ना है। हाँ, और ये देखना है कि कैसे 10 मिनट डिलीवरी वाले एप्स हमारी प्राचीन चिकित्सा को बदल रहे हैं, या हिमालय की चोटियों पर इंजीनियरिंग के नए प्रयोग कैसे हो रहे हैं। और साथ ही खेतों से लेकर खेल के मैदानों तक महिलाओं की भूमिका कैसे बदल रही है। जी, तो चलिए सबसे पहले वैयक्तिक स्वास्थ्य और भारत की सबसे पुरानी परंपराओं की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 आने में अब सिर्फ 100 दिन बचे हैं। हाँ, और इसके लिए योग महोत्सव की शुरुआत भी हो गई है। बिल्कुल। और इसी के साथ जयपुर में आयुर्वेद के एक नए उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये है कि आयुष मंत्रालय ने ज़ेप्टो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक आयुष स्टोर खोल दिया है। देखिए, अगर हम इसे स्वास्थ्य सेवा के वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। पर यही मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। मतलब आयुर्वेद और योग तो हमेशा से एक धीमेपन, ठहराव और समग्र उपचार के बारे में रहे हैं ना। आपकी बात जायज है। तो फिर ज़ेप्टो जैसे 10 मिनट डिलीवरी मॉडल पर इन्हें डालना, क्या ये आयुर्वेद को एक फास्ट फूड में बदलने जैसा नहीं है? इससे इस विज्ञान की गंभीरता कम नहीं हो जाएगी? ये संदेह आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। बात गंभीरता कम करने की नहीं है, बल्कि सुलभता बढ़ाने की है। सुलभता मतलब एक्सेसिबिलिटी? जी बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से आयुर्वेद को एक बहुत विशिष्ट चिकित्सा माना जाता रहा है। मतलब जड़ी बूटियां खोजने के लिए विशेष दुकानों तक जाना पड़ता था। हाँ, वो पुराने वैद्य जी की दुकान वाली फीलिंग। सही कहा। लेकिन आज की जीवन शैली में जहां समय की सबसे ज्यादा कमी है, अगर कोई पारंपरिक दवा ई-कॉमर्स पे नहीं मिलेगी तो वो सिस्टम से ही बाहर हो जाएगी। एकदम सही। लोग किसी रासायनिक विकल्प की तरफ मुड़ जाएंगे जो आसानी से मिल रहा है। और इस पूरी चीज को सिर्फ एक डिलीवरी ऐप तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। अच्छा, तो इसमें जयपुर वाले सेंटर का क्या रोल है? वही तो सबसे अहम कड़ी है। जयपुर का जो नया उत्कृष्टता केंद्र है वो कोई आम अस्पताल नहीं है, वो एक रिसर्च हब है। वहां इस बात पर शोध हो रहा है कि इन आयुर्वेदिक उत्पादों की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जाए और गुणवत्ता को मानकीकृत कैसे किया जाए। मतलब जयपुर का केंद्र विज्ञान और क्वालिटी की गारंटी दे रहा है और ज़ेप्टो उस प्रोडक्ट की डिलीवरी संभाल रहा है। हाँ, और जो योग महोत्सव हो रहा है वो दुनिया भर में इस पूरी भारतीय जीवन शैली के लिए एक मानसिक स्वीकार्यता तैयार कर रहा है। अरे वाह, ये तो पूरा एक इकोसिस्टम बन गया। मतलब परंपरा का बाजारीकरण नहीं, बल्कि आधुनिकीकरण हो रहा है। बिल्कुल, ताकि वो आज के समाज में प्रासंगिक बनी रहे। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। लेकिन मानव स्वास्थ्य की बात तब तक अधूरी है जब तक हम पर्यावरण के स्वास्थ्य की बात ना करें। अगर पृथ्वी ही बीमार है तो कोई दवा काम नहीं आएगी। 100% की बात कही आपने। तो इसी से जुड़ा हमारा दूसरा पड़ाव है। उत्तराखंड ने घोषणा की है कि वो 2030 तक एक ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा और इसी के तहत चमोली जिले में एक नए सौर पार्क की स्थापना की जा रही है। 2030 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और चमोली में सोलर पार्क उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। पर मुझे यहाँ एक प्रैक्टिकल दिक्कत नजर आती है। कागज पर तो लक्ष्य बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन चमोली तो हिमालय का एक बेहद संवेदनशील इलाका है ना। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। बिल्कुल। हाँ, वहाँ भूस्खलन का खतरा रहता है। तो ऐसे नाजुक इलाके में भारी भरकम सोलर पैनल लगाना, पूरी ग्रिड लाइन बिछाना, क्या ये पर्यावरण बचाने के नाम पर उसे ही नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही तकनीकी और जायज चिंता है।
हिमालय में कोई भी प्रोजेक्ट आसान नहीं होता, लेकिन जरा सोचिए उत्तराखंड के पास विकल्प क्या है। मतलब अगर वो ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं जाते हैं तो उन्हें बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट्स यानी हाइड्रो डैम्स पर निर्भर रहना पड़ेगा। ओहो, और बड़े बांध तो नदियों के इकोसिस्टम के लिए और भी खतरनाक होते हैं। बिल्कुल, तो ये दो जोखिमों के बीच एक बेहतर विकल्प चुनने वाली बात है। और इसमें इंजीनियरिंग का भी एक दिलचस्प पहलू है। वो क्या? चमोली जैसे ठंडे और ऊंचाई वाले इलाकों में सोलर पैनल ज्यादा कुशलता से काम करते हैं। अत्यधिक गर्मी में तो उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और वहां अब डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड बनाए जा रहे हैं। मतलब एक ही जगह पर हजारों एकड़ में पैनल बिछाने की बजाय छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाए जाते हैं। जिससे जमीन पर कम दबाव पड़े। और वो बर्फबारी या तेज हवाओं को सहने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। समझ गए। खैर, पर्यावरण की बात हो और वन्य जीवों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रोजेक्ट टाइगर के 53 साल पूरे हो गए हैं और एक नई सुरक्षा प्रणाली शुरू की गई है। ये दुनिया के सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है। हाँ, पर मेरा सवाल ये है कि अगर ये 53 साल से इतना ही सफल है तो अचानक से नया सिस्टम क्यों चाहिए? क्योंकि खतरा भी अब आधुनिक हो गया ना। 1973 में जब ये शुरू हुआ था तब बाघों की गिनती पगमार्क से होती थी। मतलब पैरों के निशानों से। हाँ, और सुरक्षा वन रक्षकों की पैदल गश्त पर निर्भर थी। लेकिन आज 2026 में शिकारियों का तरीका बदल चुका है। जाहिर है, अब वो पारंपरिक फंदे तो नहीं लगाते होंगे। बिल्कुल नहीं। और सिर्फ शिकार ही नहीं, मानव वन्य जीव संघर्ष और जलवायु परिवर्तन भी बड़े खतरे हैं। इसलिए नई प्रणाली का मतलब सिर्फ बंदूकें बढ़ाना नहीं है, बल्कि तकनीक का एकीकरण है। किस तरह की तकनीक? जैसे जंगलों में AI से लैस कैमरा ट्रैप्स लगाए जा रहे हैं जो रियल टाइम डेटा प्रोसेस करते हैं। संदिग्ध गतिविधि होते ही कंट्रोल रूम को अलर्ट चला जाता है। अरे वाह! और रात की निगरानी के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो घने जंगल में भी शरीर की गर्मी से जानवरों और शिकारियों की सटीक लोकेशन बता देते हैं। मतलब 53 साल की सफलता पर शांत नहीं बैठ सकते। वन विभाग को शिकारियों से हमेशा एक कदम आगे रहना ही होगा। एकदम सही बात है। ये एक लगातार चलने वाली तकनीकी दौड़ है। लेकिन पर्यावरण को बचाने की ये सारी कोशिशें तब तक अधूरी हैं जब तक हमारा समाज समावेशी न हो। इंक्लूसिव होना बहुत जरूरी है जी। एग्री फूड सिस्टम्स में महिलाओं की भूमिका पर एक वैश्विक सम्मेलन को संबोधित किया है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की 7 महिला एथलीट्स को शरण दी है। खेतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खेल के मैदानों तक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है ये। बिल्कुल, और ये महिलाओं के बुनियादी अधिकारों के संघर्ष को दिखाता है। पहले अगर हम कृषि वाले मुद्दे को देखें तो राष्ट्रपति का ये भाषण सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है। हाँ, क्योंकि खेती की असली रीढ़ तो महिलाएं ही हैं। बिल्कुल, बीज तैयार करने से लेकर बुआई, कटाई ज्यादातर शारीरिक श्रम महिलाएं ही करती हैं। पर विडंबना देखिए, जब भी हम किसान शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक पुरुष की ही छवि आती है। महिलाओं के काम को तो बस घरेलू काम मान लिया जाता है। यही तो इस पूरे मुद्दे का केंद्र है। इसे अदृश्य श्रम या इनविजिबल लेबर कहते हैं। चूंकि महिलाओं के नाम पर जमीन नहीं होती तो उन्हें किसान का आधिकारिक दर्जा नहीं मिल पाता। और दर्जा नहीं मिलेगा तो लोन या सरकारी सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। एकदम सही। राष्ट्रपति का इस मंच पर बोलना इसी व्यवस्थागत खामी को दूर करने की एक कोशिश है। ये आर्थिक अधिकारों की लड़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया वाली खबर है, वहां तो मामला जीवन जीने की आजादी का है। हाँ, ये घटना दिखाती है कि खेल अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गया है, ये भू राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा बन चुका है। मतलब नियम तो कहते हैं खेलों को राजनीति से अलग रखो, पर जब खिलाड़ियों को अपने खेलने के तरीके या पहनावे की वजह से देश छोड़ना पड़े तो खेल और मानवाधिकार अलग कैसे हो सकते हैं? उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। एसाइलम देना कूटनीति का बहुत बड़ा कदम होता है। जब ऑस्ट्रेलिया इन महिलाओं को शरण देता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बता रहा है कि वहां मानवाधिकारों की स्थिति ठीक नहीं है। मतलब महिलाओं के अधिकार अब किसी देश का अंदरूनी मामला नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, ये वैश्विक कूटनीति के केंद्र में आ चुके हैं। एक तरफ खेती में अदृश्य महिलाओं को पहचान दिलाने की जद्दोजहद है और दूसरी तरफ खेल के मैदान की वो दृश्यता जिसके कारण उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। बहुत बड़ा विरोधाभास है। ये सोचने वाली बात है। खैर, इन सब सामाजिक बदलावों के बीच जरा राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि मजबूत नेतृत्व के बिना तो कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, संस्थाओं की स्थिरता ही तय करती है कि नीतियां जमीन पर कैसे उतरेंगी। तो हमारे पास 3 प्रमुख अपडेट हैं। पहला, इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रमुख के रूप में राहुल भाटिया की नियुक्ति।
दूसरा, नई दिल्ली में एनसीसी के एडीजी और डीडीजी स्तर के अधिकारियों का सम्मेलन। और तीसरा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत 2026 ईयर बुक का विमोचन। जी। अब एक आम इंसान सोचेगा कि एक कॉर्पोरेट खबर है, एक रक्षा विभाग की और एक सरकारी किताब की, इनमें आपस में क्या कनेक्शन है? इन तीनों के बीच का सूत्र है विस्तार, अनुशासन और दस्तावेजीकरण। वो कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, अगर हम इंडिगो की बात करें तो ये सिर्फ एक सीईओ के बदलने की खबर नहीं है। इंडिगो भारतीय घरेलू बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती है। हाँ, वो तो है। और राहुल भाटिया का नेतृत्व ऐसे समय में आ रहा है जब हमारा एविएशन सेक्टर बदल रहा है। अब बात सिर्फ बड़े महानगरों की नहीं है। असली विकास तो टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहा है। उड़ान योजना जैसी नीतियों की वजह से। बिल्कुल। इसे भारत के उस आर्थिक आत्मविश्वास के रूप में देखिए जहां कनेक्टिविटी विकास का मुख्य इंजन बन रही है। समझ गई। लेकिन इस विकास को संभालने के लिए जो मानव संसाधन चाहिए, शायद एनसीसी का सम्मेलन उसी दिशा में काम कर रहा है। एकदम सही पकड़े हैं आप। एनसीसी दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक है और इस सम्मेलन में देश भर के युवाओं को ट्रेनिंग देने वाले शीर्ष अधिकारी, मतलब एडीजी और डीडीजी स्तर के अधिकारी, जी, वो एक जगह इकट्ठा हुए हैं। भारत जैसे देश में जहां इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, करोड़ों युवाओं को सिर्फ डिग्री देना काफी नहीं है। हाँ, उन्हें अनुशासन, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ भी देनी होगी। बिल्कुल, ताकि वो संकट के समय एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बन सके। विकास और अनुशासन दोनों जरूरी हैं, पर मुझे ये भारत 2026 वाली किताब थोड़ी उलझन में डाल रही है। वो क्यों? मतलब आज के डिजिटल युग में जहां हर डेटा गूगल पर एक क्लिक दूर है, वहां इतनी मोटी संदर्भ ग्रंथ छापने का क्या तुक है? थोड़ा आउटडेटेड नहीं लगता ये? ऊपर से देखने पर लग सकता है, लेकिन गहराई में जाएंगे तो बात कुछ और है। डिजिटल युग में जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि प्रामाणिक जानकारी की कमी है। ओहो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। हाँ, इंटरनेट के डेटा को तो कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब ये सूचना की उपलब्धता का नहीं, विश्वसनीयता का मामला है। एकदम। भारत 2026 सिर्फ पन्नों का पुलिंदा नहीं है, ये सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड है, एक तरह की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। आज से 50 साल बाद अगर कोई रिसर्चर जानना चाहेगा कि 2026 में हमारी नीतियां कैसी थीं, तो वो किसी इंटरनेट फोरम पर नहीं, इसी किताब पर भरोसा करेगा। अरे वाह, ये तो एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करेगा। बिल्कुल, ये एक संप्रभु राष्ट्र की यात्रा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर रहा है। बहुत ही शानदार नजरिया है ये। तो आज की हमारी इस चर्चा में वाकई कई परतों से पर्दा उठा है। हमने देखा कि कैसे डिलीवरी एप्स आयुर्वेद को आम जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, और कैसे पहाड़ों पर सोलर पार्क और जंगलों में एआई तकनीक पर्यावरण को बचा रहे हैं। और समाज में महिलाओं के अदृश्य श्रम और उनके मानवाधिकारों की लड़ाई के साथ साथ हमने जाना कि भारत अपने संस्थानों और दस्तावेजीकरण के जरिए भविष्य की तरफ कैसे बढ़ रहा है। सही कहा, इतिहास सिर्फ बड़े युद्धों से नहीं बनता, वो इन्हीं रोजमर्रा की नीतियों और तकनीकी बदलावों से लिखा जाता है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम इस डीप डाइव के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर हमारे सुनने वाले जरूर विचार करें। जी बताइए। जब आज से कई दशकों बाद भारत 2050 का संदर्भ ग्रंथ लिखा जाएगा, तो आज चर्चा में आए इन कदमों में से किस कदम का असर सबसे गहरा होगा? क्या 10 मिनट में पारंपरिक दवा पहुंचाने वाला मॉडल समाज का स्वास्थ्य बदलेगा, या फिर पर्यावरण बचाने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल सबसे मजबूत नींव बनेगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।